हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 4 पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सेक्शन बी और सी हैं। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चंस को आराम से समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 21, उसका फर्स्ट पार्ट है। ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 ग्राफिकली। ओके, आपको यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कह रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है ये होता है हमारा y एक्सिस, जो ये वर्टिकल वाला होता है, एंड दिस इज x एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे। जहाँ पे कट कर रहे हैं वो ओरिजिन है। राइट साइड में x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 दिया है तो हम 4 तक ले लेते हैं मैक्सिमम, और नेगेटिव में माइनस की वैल्यूज ले लेते हैं कुछ। ऐसे ही y की वैल्यू -4 तक दी है तो उसको -4 तक ले लेंगे, और पॉजिटिव में हम कहीं तक भी ले सकते हैं। ओके, इसको मैंने ले लिया -1, -2, -3 एंड -4। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब जो पहली इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 मीन्स y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट x हमारा फिक्स रहेगा, जो कि कितना है 3, और पॉजिटिव 3 यहाँ पे होता है। तो x इक्वल टू 3 आपका इधर होगा। तो x इक्वल टू 3 की जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी। ओके, ये आप सभी जानते होंगे। तो ये y के पैरेलल बन जाएगी आपकी लाइन, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू तो फिक्स है 3, बट y कुछ भी हो सकता है, इसलिए x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और y की जो लाइन होगी वो पैरेलल चलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट y इक्वल टू -4। अब यहाँ पर y इक्वल टू -4 दिया, जो कि फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, y इक्वल टू -4, बट जो x है वो कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये x के पैरेलल होगी। तो ध्यान रखेंगे सभी, अगर x की लाइन आएगी x इक्वल टू करके तो y के पैरेलल बनती है, और y के इक्वल में आती है तो वो x के पैरेलल बनती है। ओके, आपने 9th क्लास में कर रखे क्वेश्चन। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, तो वो दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। ओके, ये वाले पॉइंट पर। अब इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या सॉल्यूशन बनेगा? x की वैल्यू जो आ रही है वो है आपकी 3, और y के वैल्यू कितनी आ रही है -4। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 3, -4। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि इसका और पार्ट है। पेपर में आप सोच समझ के जो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए उसी को करिएगा। बी पार्ट में देखिए क्या लिखा है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट है या नहीं है ये हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमें ग्राफिकल मेथड की बात कही गई। अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्सिस x, और एक एक्सिस करेंगे हम y। ठीक है, लाइन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये ओरिजिन है 0, इधर आते हैं राइट साइड पे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 3, 4। नेगेटिव साइड पे आपके नेगेटिव वैल्यूज आएंगे x की। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी -1, -2, -3, ऐसे -4, -5, -6 और -7। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, ये y एक्सिस हो गया और ये x। पहला पॉइंट दिया था x इक्वल टू 0। अब ये x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे, x इक्वल टू 0 जो होता है हमारा वो y एक्सिस पे होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमसे कोई y एक्सिस बोलता है तो हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं? 0, y। मतलब x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ध्यान रहेगा, अगर x इक्वल टू 0 बोलेगा तो y एक्सिस पे होगा, और y इक्वल टू 0 बोलेगा तो x एक्सिस पे आएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमारी जो लाइन चलेगी वो y एक्सिस पे होगी। ये y एक्सिस है ये। ओके, जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है ये पूरा पूरा y एक्सिस है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ओके, नाउ सेकंड वाला हमारा क्या है, y इक्वल टू -7। अब y इक्वल टू -7 यहाँ पे होगा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो y इक्वल टू -7 ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट की अगर हम लाइन बनाएंगे तो वो x के पैरेलल आएगी, क्योंकि y तो फिक्स है, तो ये x के पैरेलल लाइन बनेगी इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी लाइन किसकी, y इक्वल टू -7। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है।
तो कंसिस्टेंट की आपको कंडीशन पता होंगी। कंसिस्टेंट होने के लिए या तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। अब ये यूनिक सॉल्यूशन कहाँ मिलते हैं? ये तब मिलते हैं जब लाइन हमारी एक पॉइंट पे कट करती है, जिसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करेगा तो ये हमारे सॉल्यूशन होते हैं जब हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन चलती है। कॉमन पॉइंट यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पर हमारी जो लाइन होगी उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है। अगर लाइन कट नहीं करती तो ये पैरेलल लाइन होती है, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे कट कर रहे हैं, जिसके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 0, -7। इस वजह से एक पॉइंट पे कटने की वजह से हम इसको बोलेंगे, इसकी एक तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो जो हमारा मेन आंसर आएगा तो आप यहाँ बोल देंगे कंसिस्टेंट। ओके, ये क्या है, हमारी कंसिस्टेंट है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताए, उनको भी ध्यान रखिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर XZ is parallel to BC, AZ equal to 3 centimeter, ZC equal to 2 centimeter, BM equal to 3 centimeter, MC equal to 5 centimeter. Find the length of XY। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसमें जो XZ है ये और BC की लाइन है वो पैरेलल है एक दूसरे के। AZ की वैल्यू दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, ZC की वैल्यू दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, BM की वैल्यू दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, MC की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XY। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिएगा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स आप ध्यान से देख लीजिए। A B C, और जो लाइन पैरेलल है उसको ड्रॉ करते हैं XZ। ये लाइन आपका 3 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक, A से Z तक, और Z से C तक था हमारा 2 सेंटीमीटर। अब जब देखिए गिवन क्या है, हम पहले गिवन लिखते हैं। गिवन था हमारा XZ इज पैरेलल टू BC। ओके, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। सो गिवन इज XZ पैरेलल टू BC। सो हम सभी को पता है कि अगर हमारी कोई भी लाइन पैरेलल है किसी साइड के, ओके, जो कि कट कर रही है दूसरी साइड्स को, जो साइड होंगी दूसरी वाली वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या BPT। ओके, सो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो हमारा रेशियो आएगा AX/XB वो इक्वल होगा AZ/ZC के, AZ/ZC के, और ये आएगा किससे, बाय BPT या थेल्स थ्योरम। ओके, तो आप ये चीज यहाँ पे लिख देंगे। AZ और ZC की वैल्यू हमारे पास है, तो AZ की वैल्यू कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, और ZC की वैल्यू कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। ओके, इनका भी एक रेशियो आ चुका है। ओके, इसको हम फर्दर यूज के लिए रख लेंगे। नाउ ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इतना पार्ट उसको ले लेंगे ABM। यहाँ पे जो लाइन यहाँ से यहाँ तक थी वो थी XY। ध्यान रहे मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को, जो छोटा वाला ट्राइंगल है AXY, बड़ा वाला ट्राइंगल है ABM, हम इनको सिमिलर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABM क्या क्या चीजें बराबर हैं, तो देखिए जो XY है वो पैरेलल है BM के। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि जब पूरी लाइन पैरेलल है XZ BC के, तो उसी का तो पार्ट XY और BM है ना, तो वो भी तो पैरेलल हुआ। सो जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो जो यहाँ पे एंगल होते हैं ये वाले, ये कौन से एंगल हैं, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 1, इसको बोल देता हूँ एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया। कौन सा रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जो लाइन कट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, और जो ये लगातार एंगल होते हैं एक, उनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये वाले एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें उसमें भी हमारा एंगल A आ रहा है, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें भी हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे A आ रहा है। ठीक है,
इसको अगर मैं इस वाले एंगल को मैं 3 बोल दूं, ठीक है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है ना, तो हम इस एंगल को ले लेते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, जो कि हो जाएगा हमारा कॉमन। अब दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तब भी हम सिमिलर कर सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया से, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम ट्राइंगल ए एक्स वाई को सिमिलर बोल देंगे ट्राइंगल ए बी एम के। ओके, जब हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता है कि हम सभी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं और सभी एंगल को इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पर साइड कौन सी है, छोटे ट्राइंगल में ए एक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ए बी, बिकॉज बड़े ट्राइंगल की साइड लेंगे ना। तो इस बार रेशियो मत ले लेना, जैसे ऊपर हमने थेल्स में लिया था, यहाँ पूरे पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट साइड कौन सी लेंगे हम, एक्स वाई, बिकॉज एक्स वाई की हमें नीड है, क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, बी एम। ओके, आप ये चीज यहाँ पे अपने ट्राइंगल जैसे लिया, इसको भी देख के समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनमें तो ए एक्स की करस्पॉन्डिंग ए बी थी और एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग बी एम थी, तो वही मैंने लिया है। थर्ड साइड हमने ली नहीं है बिकॉज उसकी कोई नीड नहीं है आपको, तो वैल्यू रखते हैं। ए एक्स की वैल्यू देखिए, ए एक्स की वैल्यू अभी हमने देख ली थी, ए एक्स किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 के, तो 3। ए बी की वैल्यू देखिए, अब ए बी की वैल्यू ये पूरी है, अभी पूरा कैसे बन रहा है, ये पार्ट आपका 3 था, ये पार्ट 2 था, ऊपर के रेशियो में देखिए एक्स बी का, तो इन दोनों को ऐड करके बनेगा, ध्यान रहे जल्दीबाजी में 2 मत लिख देना कहीं इक्वेशन 1 को देख के, ठीक है। ये एक्स बी नहीं है, ये ए बी है, ए बी मतलब ये पूरा, और यहाँ से यहाँ तक 3 था, यहाँ से यहाँ तक 2 था, तो ये पूरा कितना हो गया, 5 हो गया ना, तो इसको 5 रखना है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी एम हमारा 3 दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 × 3/5, अब 3 3 9 होता है, 9/5, सॉल्व करेंगे तो 5 की टेबल में ये 1.8 टाइम्स जाएगा। ओके, तो 5 से 1.8 टाइम्स आता है, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1.8 सेंटीमीटर। सो आई होप ये बात क्लियर होगी, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, फाइंड साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ओके, मल्टीप्लाई का साइन है ये, अब देखिए प्लस दिया है और मल्टीप्लाई चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी तरीके से कुछ ऐसा लॉजिक लगाइए कि आपको ये प्लस से मल्टीप्लाई मिल जाए किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को स्क्वायर करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड तो करते नहीं है, करना दोनों साइड होता है, तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा होल में, और यहाँ √3 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगी जो हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इधर आके स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखे तो आप उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया हमारा 2, अब मल्टीप्लाई का 2 उधर डिवाइड में जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2/2, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1, तो फाइनली आपका जो आंसर आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वो कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ओके, ये क्वेश्चन प्रूफ के फॉर्म में भी आ सकता है कि अगर आपको ये गिवन है और कहेगा कि प्रूव साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तब भी आपको ऐसे ही करना है, और ध्यान रहे प्लस में दिया था, मल्टीप्लाई में कैसे जाएगा, तो आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक टर्म जो लास्ट वाला टर्म होता है 2ab वाला, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा, तो इस तरह से आपको ये आइडिया रखना है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो इसका और वाला पार्ट है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, कॉट बीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा एंड कॉसेक बीटा। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट हम यहाँ देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो 1/√2 है, आप एंगल के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो साइन अल्फा बस सामने ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है,
तो साइन एल्फा 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है साइन 45 की। ओके, टेबल आपको याद है। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। सिमिलरली हम सेकंड वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉट बीटा इक्वल्स टू √3। तो जो सामने वैल्यू होगी वो कॉट की होगी। तो कॉट बीटा इक्वल्स टू √3 में कॉट की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है हमारी कॉट 30। ओके, 10 का उल्टा हो जाता है ना इसलिए। तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो बीटा आपको कितना मिल गया? 30 डिग्री। इस तरीके से अब फाइनली जो वैल्यू आपको निकालनी थी कॉसेक एल्फा प्लस कॉसेक बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। कॉसेक तो है हमारे पास, एल्फा की वैल्यू हमने यहाँ देख ली है 45 डिग्री, तो 45 रख देते हैं। ऐसे ही कॉसेक बीटा की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं हम 30, तो 30 रख दिया। और 45 कॉसेक में क्या होता है? तो साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है, वो आपका 1/√2 था, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1। तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। कॉसेक 30 आपका साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/1। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आया है √2 + 2, ये सॉल्व नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं आगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है 85 और 72 को, जिनके रिमाइंडर 1 और 2 आते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर की जब भी बात आएगी तो हम निकालेंगे HCF। ओके, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट HCF में ही आएगा। अब नंबर क्या दिया है? 85 और 72। जल्दी में इनके HCF मत निकाल लीजिएगा, पहले रिमाइंडर को इनमें से माइनस करिएगा। तो यहाँ से अगर रिमाइंडर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 84, और 72 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। बिकॉज उसने बोला है ना रिमाइंडर आने चाहिए, तो रिमाइंडर हटाएंगे तभी तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हमें वो नंबर्स का HCF निकालना है, तो 84 का HCF निकालते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। नेक्स्ट नंबर 70। ओके, तो 2 से कट करते हैं, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। HCF देख लेते हैं। HCF कॉमन नंबर होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और नेक्स्ट यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे भी 7 है। बाकी वो कॉमन नहीं है, तो हमारे जो नंबर आए थे 2 × 7, तो 2 7 से कितना हो जाएगा? 14। तो 14 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, अगर आप 85 को 14 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो ये आपका 84 ही तो आएगा, लास्ट में एक रह जाएगा। ऐसे ही अगर आप 72 को करेंगे 14 से, तो 70 आएगा लेकिन 2 रह जाएगा, तो ये रिमाइंडर रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल, 3 blue ball and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find probability that ball is red and second point में yellow. तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास बॉल कैसी कैसी है। तो जो रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है, 3 टाइप की बॉल है। रेड की वैल्यू दे रखी है 4, ब्लू की दे रखी है 3 एंड येलो की वैल्यू है 2। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस में बहुत ही ध्यान रखना भी होता है। ओके, जल्दीबाजी में नहीं गलत करना, कोई वैल्यू गलत लिख दिया सब गलत हो जाएगा। अब टोटल भी चाहिए होता है, तो टोटल कर देते हैं। 4 + 3 7 + 2 9। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो हम उसे PR से दिखाते हैं। ऊपर आता है आपका फेवरेबल और नीचे आता है टोटल, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पर देखेगा, तो यहाँ पे फेवरेबल हमें रेड देखना था, तो रेड की वैल्यू कितनी है 4 और टोटल कितने हैं 9, तो 4/9 आंसर हो गया। सेकंड में येलो की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो PY। अब येलो कितने हैं हमारे 2 और टोटल कितने हैं 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, बट ध्यान से करना है, कोई वैल्यू गलत नहीं लिख देनी है। ओके, आसान समझ के कि जल्दीबाजी में कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है सेक्शन C। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे हर कोई। तो 26 क्वेश्चन को देखते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 2. Sum of the greatest number and twice the smaller number is 13. Find the numbers. यहाँ पे 2 नंबर की बात कर रखी है, तो स्टार्टिंग में हम उन दोनों नंबर को
पहले लेट करके कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो हम इस बोल देते हैं लेट फर्स्ट नंबर, एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलर नंबर की बात है, तो हम एक ग्रेटर करके बोलेंगे, ओके। तो ग्रेटर नंबर उसको बोल देंगे x, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम ले लेंगे y। कंडीशन पे आते हैं, तो कंडीशन आप बहुत ध्यान से पड़ेगा, जैसे जैसे लैंग्वेज चलती है वैसे वैसे आप कंडीशन लगाएंगे। तो हाफ द डिफरेंस, अब हाफ का मतलब होता है 1/2, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। किन का माइनस? इन दोनों नंबर का। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्स और वाई को माइनस किया जा रहा है, ठीक है, तो दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज मतलब इक्वल टू कितना होता है? 2, ओके। तो डिवाइड का 2 इधर जाएगा, तो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इसमें लिखा है सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो सम करना है, प्लस करना है किसका? उस ग्रेटर नंबर जो कि एक्स है, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब डबल किसका? स्मॉलर मतलब वाई, जो हमने क्वेश्चन में स्मॉलर मांगा था उसका वाई, ओके, उसका डबल इज 13, 13 है। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्सटीट्यूशन से या एलिमिनेशन से, ठीक है। हमसे कोई भी कहा नहीं गया इस मेथड से करो, तो हम अपनी ही मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ एलिमिनेशन वाली। तो एलिमिनेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 13। देखिए, एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको ध्यान रखना होता है, अगर सेम साइन वाले को आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। और अपोजिट साइन वाले को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सबके नीचे। देखिए, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ भी माइनस आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो एक प्लस का एक माइनस का, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 3y, बिकॉज 2 और यहाँ 1 है। लास्ट में भी यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस ही है, कोई साइन नहीं है, तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो -13 और +4 ये दे देगा आपको 9, बट साइन माइनस का, बिकॉज माइनस बड़ा है, नंबर बड़ा है ना, इसलिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 9/3, ये आ जाएगा 3, ओके। y की वैल्यू आने के बाद आप इसको पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पर। तो ये x माइनस वाई की जगह पे रख देते हैं 3 इक्वल टू 4, -3 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा +3, आपका आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ चुकी है 7, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे इसको। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो इक्वेशंस दी हैं वो आप सही बनाएं। इसके लिए आपको लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है, इसका एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर आपका जितने भी नंबर हमारे सिंगल नंबर आएंगे, जैसे √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, उनमें आप यही चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होता है, आप नंबर को क्या करेंगे? रेशनल मान लेंगे, इज रेशनल नंबर। अच्छा, अब रेशनल ही क्यों माना जाता है? तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आपका रेशनल की डेफिनेशन होती है, क्या होती है? कि कोई भी रेशनल नंबर P/Q या A/B की फॉर्म में पाया जाता है, और जहाँ पे Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इरेशनल की ऐसी नहीं है, इस वजह से हम इसको P/Q की फॉर्म में मानते हैं, ठीक है। और लास्ट में प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो अपने आप ये इरेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रूट को स्क्वायरिंग, ओके। और ये दोनों साइड होगी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा? √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट से रूट स्क्वायर कट जाएगा, और P²/Q² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे, तो Q² के इक्वल में आ जाएगा आपका P²/5। ध्यान रहे, इस स्टेप के बाद आपको इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, और यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? हेयर P² इज divisible by 5, so P is also divisible by
5। ऐसा क्यों? देखिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए उसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है ना, अगर वो हमारा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ना। तो ये थ्योरम है आपकी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। इससे क्या पता चल जाता है कि p का फैक्टर 5 आ चुका है, क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर हुआ। सिमिलरली आप ऐसे q के लिए भी करेंगे, उसके लिए आपको एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। वो नया वेरिएबल आप r ले लेंगे, पी क्यू आर। अगर आप a भी लेते हैं तो c ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस बनना है पी क्यू आर का, तो हम पी क्यू के बाद r ले लेंगे। ओके, अब लेते कैसे हैं इसको? तो देखिए हम कहते हैं सबसे पहले वही वेरिएबल जो फर्स्ट वाला वेरिएबल उसको लेते हैं, p इक्वल टू, वो नंबर लेंगे लेकिन बिना रूट के 5, और लास्ट में वेरिएबल ले लेंगे, तो p इक्वल टू 5r। कोई और नंबर आता है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर हो गया और ये आर स्क्वायर। अब जैसे पी स्क्वायर था वैसे अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए पी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना क्यू स्क्वायर से, कैसे? यहाँ पे अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 क्यू स्क्वायर। ओके, डिवाइड का क्यू स्क्वायर अगर हम उधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, तो हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, 5 क्यू स्क्वायर 25 आर स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 आर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो सेम जैसे अभी पी स्क्वायर के नीचे था, इसके क्यू स्क्वायर के भी अपॉन में आ गया, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी सेम लाइन लिखेंगे हम, हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अब यहाँ पर p और q दोनों के फैक्टर 5 मिल चुके हैं, जबकि होता क्या है कि अगर आप प्राइम नंबर बता रहे हैं तो p और q का सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए जो होता है 1, मतलब p और q को प्राइम होना चाहिए। ओके, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, हेयर या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर मिल चुका है, ठीक है, अदर देन 1, जो कि किसके 1 के अलावा है, अदर देन 1 क्या है वो? दैट इज 5। अब 1 के अलावा अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता है, हम क्या बता देंगे? p एंड q आर नॉट को प्राइम, और p और q को प्राइम नहीं है, सो ये हमारी बात क्या हो जाएगी? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। सो रूट 5 इज इरेशनल। तो ये प्रोसीजर आपने ध्यान रखना है, कोई भी सिंगल नंबर आ जाता है तो उसमें आपने बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, बस नंबर की जगह पे उस तरीके से रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28, ध्यान से देखिएगा इसको। इफ -5, 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टिसेस given that origin lies inside the triangle, take root 3 equal to 1.7। अब यहां पर आपको दो वर्टिसेस दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। थर्ड वर्टेक्स हमें बतानी है, ओरिजिन लाई करना चाहिए ट्राइंगल के अंदर। अब ओरिजिन की बात आई है, इसे कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक पॉइंट है आपका -5, 3, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, -5, 3। मैं नंबर लिख के भी बना सकता हूँ, बट मुझे डायरेक्टली भी पता है कि -5, 3 कहाँ आएगा? यहीं आएगा ना। रीज़न आपको पता होगा कि ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट में जो दोनों नंबर होते हैं वो प्लस होते हैं, सेकंड वाले में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथे वाले में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो देखिए -5, तो ये माइनस है, और दूसरा नंबर +3 है, तो ये सेकंड में तो आएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका 5, 3, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है ना।
अब नंबर लिख के भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बना सकता हूँ, बट मैंने वो नहीं किया है, डायरेक्टली समझ जाना है आपने, ठीक है। अब आगे यहाँ से ये तो हमारी दो वर्टिसेस हो गई, इनको जोड़ दिया मैंने, एक साइड बना दी, और दूसरी साइड इस तरीके से बनाएंगे नीचे की तरफ। अब ये नीचे ही क्यों आएगी, इसका रीज़न बताएंगे अभी। बिकॉज अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो उसको नीचे लाएंगे तभी तो बीच में ओरिजिन आएगा ना, उसने बोला ना अंदर ओरिजिन आना चाहिए, लाइज इनसाइड। ओके, तो ये इसके अंदर तभी आएगा जब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी जो थर्ड वर्टिसेस होंगी वो नीचे होंगी। अब वो लाइन पे बनाया है मैंने, वो चीज़ हम बाद में आगे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, बट आपको उसको नीचे की तरफ बनाना है। तो देखिएगा, इसी के पॉइंट आपको बताने हैं थर्ड वाले के, तो इसको बोल देते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब इसकी साइड कैसे पता चलेगी, तो देखिए इधर तो हम साइड निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, बट यहाँ पर और यहाँ पर साइड नहीं निकाल सकते। ओके, और ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ये साइड और ये साइड सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में से इस दोनों की डिस्टेंस निकाल देता हूँ, इनको पॉइंट मान लेते हैं ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। तो हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x1 y1 देख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, x2 के लिए 5 माइनस x1 खुद से माइनस का है, तो ये एक और माइनस आके यहाँ प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा प्लस। ओके, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा कि हमें पता है बाहर यहाँ माइनस है, x1 फिर से माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा। y2 के लिए 3 है, y1 के लिए 3 है, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, 5 प्लस 5 का हो जाएगा आपका 10, 10 का स्क्वायर हो गया रूट में, और 3 में से 3 गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो रूट 100 किसका होता है, 10 का होता है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी, 10 यूनिट्स। अब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इधर भी होगी, इतनी वैल्यू भी इधर भी होगी। ओके, इतना चीज़ तो आपको क्लियर होगा ना, सभी साइड्स बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता ही है कि जो ए सी है, ये वाली डिस्टेंस, वो इक्वल होगा किसके, बी सी के, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, इक्वल तो होंगी, तो हम इसको इक्वल रख के चलते हैं। ओके, तो इसको इक्वल रख देते हैं, फॉर्मूला फिर से लगेगा, लेकिन इस बार ए सी और बी सी के अकॉर्डिंग लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ये मैंने x1 y1 लिया है, ठीक है, इसको बोल देते हैं x2 y2, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, साइन आप समझ गए होंगे अब कैसे लिया मैंने। नेक्स्ट आगे बी सी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब बी सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अब इसको बी वाले को हम x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं, ठीक है। और ये इधर फिक्स कर रखा है मैंने x2 y2, तो फिर से x यहाँ माइनस ही रहेगा बिकॉज 5 प्लस का था, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। अब दोनों साइड रूट है तो पहले रूट पहले ही मैं कट कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट हमारा हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए x y माइनस 3 और y माइनस 3 कॉमन है दोनों तरफ, प्लस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, साइन अलग अलग है इसलिए। तो x प्लस 5 होल स्क्वायर बराबर आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करते हैं, इससे पहले कैंसिल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, सेम साइन है, 5 स्क्वायर को 5 स्क्वायर से, यहाँ बचेगा 2 5 10x, उधर बचेगा माइनस का 10x, x वाले को x के पास ले जाएंगे तो 10x प्लस 10x हो जाएगा, माइनस इधर आके इक्वल में 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन 20, तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी, 0। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो x का पॉइंट जो है वो 0 आ चुका है,
देखिए एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है ना। तो देखिए हमने डायग्राम भी ऐसा बनाया था कि वाई पे ही आ रहा था। अब वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए अब किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं, वाई की वैल्यू निकाली जाएगी, चाहे आप ए सी में रखें चाहे बी सी में रखें, और डिस्टेंस तो हमारे पास है ही। ओके, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ए सी वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए सी वाला पार्ट हमारा कितना था, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हम सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। ओके, ऊपर आपका ये रूट चल रहा है, यहाँ पे अब आराम से आप वैल्यू रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 0 प्लस फाइव होल स्क्वायर, और वाई माइनस थ्री की बात करी जाए तो वाई हमें निकालना है। ओके, नाउ ए सी की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी है, 10, बिकॉज वो साइड है। अब 0 प्लस फाइव हमारा हो जाएगा फाइव स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 10 रूट। रूट हटाने के लिए फिर से वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ रूट हट जाएगा, बचेगा फाइव स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। फाइव का स्क्वायर 25 होता है, तो 100 के पास 25 आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, 75 आया, वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर ओपन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा ना, इसलिए तो ये जाएगा वाई माइनस थ्री। अब 75 किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, लेकिन इसके फैक्टर अगर हम बनाए तो ये हमारे बनेंगे, 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, वाई माइनस थ्री, और ये दो वैल्यूज देता है, प्लस माइनस रूट के बाहर आके, तो दो वैल्यूज देगा, प्लस माइनस 5 रूट थ्री। नाउ अब क्या करेंगे हम, एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो देखिए अगर मैं 5 वाई माइनस थ्री को 5 रूट थ्री के साथ लेकर आऊँ, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट थ्री माइनस में जाके हो जाएगा प्लस का थ्री। रूट थ्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि ये हमें रखनी है, तो ये थी हमारी 1.7। ओके, इसीलिए दिया था इन्होंने, तो ये जाएगा 1.7 प्लस थ्री, ये आ जाएगा आपका 8.5 प्लस थ्री, कितना आ गया 11.5। सिमिलरली सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला रूट हमारा माइनस का था, तो माइनस 5 रूट थ्री लिया, तो उधर जाके वही प्लस हो जाएगा, और इनकी इसकी वैल्यू सॉल्व करके हमने देख ली थी, यहाँ पे 8.5 आई थी, तो हम 8.5 लिखेंगे, बस साइन माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5.5। ओके, अब देखिए वाई की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है आपकी प्लस का 11.5, एक आ रही है माइनस का 5.5। तो कौन सी वैल्यू हमारी वैल्यू होगी, तो जो हमारी रियल वैल्यू होगी माइनस का 5.5 आएगी। पॉजिटिव यहाँ पर नॉट पॉसिबल बोलेंगे। इसका रीज़न क्या है कि जब आप देखें तो आपकी जो लाइन है, ठीक है, ये नीचे की तरफ वाई की वैल्यू कैसी होती है, यहाँ पर ये नेगेटिव होती है। ओके, तो इस वजह से जो पॉइंट आएंगे हमारे वो आएंगे 0 कॉमा माइनस 5.5। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहता तो ये 10 की वैल्यू जो है, ओके मैं आपको आगे के लिए बता दे रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे निकाले बिना यहाँ पे बता सकता था, ये डिस्टेंस 10 है। ओके, उसके लिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, और डिस्टेंस क्या होती है, टोटल होती है, तो टोटल कितना आएगा डिस्टेंस, -5 से +5, एक्स एक्सिस में चलोगे तो 10 ही पार्ट तो आगे जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप चीज़ें खुद ही समझ जाते हैं। ओके, आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम। इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एलएचएस साइड को ले लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे टेन और सेक की। क्या होती है वो, अगर हम देखें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे टर्म्स हमारे स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे वन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इधर ले जाते हैं इसको, तो वन इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ ये जो वन है इसको रिप्लेस करेंगे,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट जरूर लगा दें। ओके, नाउ नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। यहाँ पे मैंने वन को क्यों रिप्लेस नहीं किया है वो आप लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पर ये जो टर्म है ए स्क्वायर और ये टर्म बी स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, बिकॉज ये स्क्वायर में है और बीच में माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, और ये हो गया हमारा नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। नाउ अब अगर हम एक चीज देखें तो हमारा जो ये टर्म है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये कॉमन है। इसमें भी देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा मिल रहा है ना, बीच में प्लस लगा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को ब्रैकेट बनाएंगे कॉमन लेने के बाद, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा वन, साइन देखेंगे तो साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये पार्ट तो हम बाहर ले चुके हैं, तो इसकी जगह पे आ गया वन, बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बिकॉज ये टर्म हमारा बीच में साइन माइनस है, इसको कॉमन नहीं बोलेंगे, प्लस वाले को हमने बाहर निकाल लिया। नीचे जाते हैं, ये हो गया आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ओके, नाउ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, वन माइनस माइनस की सेक थीटा से होगी तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, फिर आगे यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में आप देख रहे होंगे जो हमारा टर्म मिल रहे हैं वो क्या है, देखो टेन थीटा प्लस का है, ऊपर भी प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है, ऊपर भी माइनस का है, वन प्लस का है, ऊपर भी प्लस का है। पोजीशन चेंज है लेकिन फैक्टर सेम मिल रहे हैं, तो ये जो पार्ट है और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्टली हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब बस हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर में साइन और कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको कॉट में नहीं ओपन करेंगे, साइन और कॉस में करेंगे। तो टेन क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता है सेक थीटा को भी हम कॉस थीटा के रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस दोनों में कॉमन है, तो कॉस थीटा अपॉन में बचा साइन थीटा प्लस वन, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, कैंसिलेशन कैसे किया आप समझ रहे होंगे, ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान से यूज किया करिए, सब चीजें हो जाएंगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी दो पार्ट है, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कई बार, ठीक है। यहाँ पे जैसे एंगल दे देगा कुछ भी, मान लीजिए यहाँ 50 दे दिया और ये एंगल पूछ लिया, तो ये इसका हाफ होता है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेगा अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो। और यहाँ पे अगर 100 दे दे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और अगर यहाँ वाला दे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट ध्यान रखिएगा डायग्राम समझ लीजिएगा, यही डायग्राम होना चाहिए तभी। ओके, तो ये क्वेश्चन में लिखा है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to 2 times OPQ. तो PTQ ये वाला एंगल, ठीक है, हमें डबल प्रूफ करना है किसके, OPQ के। इन एंगल्स को हम कोई नेम दे देंगे, जैसे मान लीजिए इसमें इसको एंगल 1 बोल देता हूँ और इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है, किसी भी सर्कल में अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी इक्वल टेंजेंट्स होती है। जैसे यहाँ पर पॉइंट देखिए, ये टी पॉइंट है, इससे जो पहली टेंजेंट बननी है टी पी, और सेकंड टेंजेंट बननी है टी क्यू, ठीक है, ये वाली टी क्यू और ये टी पी, तो टी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं हम, थ्योरम जो 10.2 है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट आर
इक्वल, ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत आता है। अब नेक्स्ट थिंग, अगर टेंजेंट इक्वल है तो ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला जो ऊपर है, कौन सा, टी पी क्यू, सिर्फ इतने पार्ट को देखेगा ध्यान से। जब हमारे दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो अगर मैं इस एंगल को कुछ बोल दूं, एंगल एक्स, इसको बोल दूं एंगल एक्स, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई एंगल ले लूँ इन जगह पे दोनों पे, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैंने इसको एक्स बोला, ये भी एक्स बोला, तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, कौन कौन सा एंगल है, एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ये हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस 2x इक्वल टू 180। ओके, नाउ जिसकी नीड नहीं होती है हम हमेशा उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है, जब लास्ट में रिप्लेस करना है ना, तो 2x को यहीं रहने देते हैं, एंगल 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का एंगल 1 बनेगा। अब 180 के और एंगल 1 के डिवाइड में चला जाएगा 2, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो 180 को डिवाइड करेगा, एलसीएम है ना इसलिए, और ये 1 को भी डिवाइड करेगा, इसको कट करके हो जाएगा ये 90। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 90 माइनस एंगल 1/2। ओके, अब इसको हम फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, देखिए एक थ्योरम और होती है सर्कल में, जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम, ओपी हमारा रेडियस है और टीपी हमारी टेंजेंट है, तो जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कितने का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, क्योंकि ओपी जो है परपेंडिकुलर है टीपी के साथ। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये दोनों मिला के वो 90 बनेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से लाइन गई है, ये एंगल हमने 2 माना था, इसको एक्स बोला था, तो एंगल 2 प्लस एक्स का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। अब एंगल 2 को हम 2 रहने देंगे, बिकॉज हमें लास्ट में यूज करना है। एक्स को अभी हमने देखा था, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 90 माइनस एंगल 1/2 इक्वल टू 90। देखिए प्लस का 90 और ये प्लस का 90 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 माइनस एंगल 1/2 इक्वल टू बचा 0, माइनस का साइन है इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, डिवाइड का 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। अब फाइनली हमारे पास 1 और 2 के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए एंगल 2 को हमने क्या माना था वो देख लेते हैं। तो एंगल 2 को हमने बोला था ओ पी क्यू, क्योंकि ये पॉइंट हमारा ओ पी क्यू था, तो ये हो जाएगा आपका ओ पी क्यू। और एंगल 1 को जो हमने बोला था वो यहाँ पर एंगल था ये वाला, तो ये था पी टी क्यू, तो ये हो जाएगा एंगल पी टी क्यू, हम रिप्लेस कर देंगे और फाइनली इसको सीधा करके लिख देंगे पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। ओके, आप इसको देख लीजिए, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो ये था आपका, इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर अभी तक हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आप बस ध्यान से हमें सुनते रहिए और समझते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर हमें ये एंगल और ये एंगल को हमने कुछ मान लिया था, ठीक है। आप एंगल 1 2 कुछ भी बोल दीजिए, और जब दो साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हमने एक्स बोल दिया, यहाँ पे लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, और बाद में ये जो होता है 90 होता है, इसको देख लिया और हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट में क्या रखा है, इन द गिवन फिगर सर्कल इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B equal to 90 degree, AD equal to 17 सेंटीमीटर, AB equal to 20, DS 3 है। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए वैल्यूज क्या क्या दे रखी है। एंगल बी आपको 90 दे रखा है, यहाँ पे ए से डी तक की वैल्यू आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी है आपको 17, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 20, डी से एस तक की वैल्यू दे रखी है आपकी 3। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो देखिए
आपको प्रॉपर्टीज पता है कि आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख, जो डी है हमारा आउटर पॉइंट है, तो डी से एस तक की वैल्यू अगर 3 है तो डी से आर तक की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी। ओके, तो डी आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर डी आर की वैल्यू 3 है तो ए आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ए आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल जितना है 17, उसमें से इस 3 को क्या कर दें, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये 14 आ गया। अब ए आर भी आपका, ये भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ए आर और ए क्यू। तो जितना ए आर होगा उतना ही ए क्यू होगा, तो ये भी आपका 14 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 14। और ये 14 आ गया तो क्यू बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्यू बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस पूरे 20 में से, इस पूरे 20 जो साइड है इसमें से 14 को माइनस कर दे, जो ये आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, आउटर पॉइंट है बी, तो बीपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप सारे पहले वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इस डायग्राम पे, जो हमारा यहाँ पे बीच में डायग्राम बनना है। ये क्या है हमारा, ओ पी बी और यहाँ पे क्यू। ठीक है, रेडियस की हमें वैल्यू निकालनी है। जो बी क्यू की वैल्यू है हमारी, वो आ चुकी है 6 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ आपको एक बात और पता होगी कि जो रेडियस है ये ओपी, ओके, और जो टेंजेंट है पीबी, इनके बीच में भी 90 का एंगल बनता है थ्योरम के अकॉर्डिंग। और ओ क्यू और बी क्यू के बीच में भी 90 बनेगा, बिकॉज ये रेडियस और वो है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर भी हमारा कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है बीपी पे, इस तरीके से ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है बी क्यू पर। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनता है, 10.1 थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अब 3 एंगल 90 है। ओके, तो चौथा एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। तो फोर्थ एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बोल सकते हैं कि जो एंगल आपका क्यू ओ पी है या पी ओ क्यू है, वो भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ एंगलसम प्रॉपर्टी। 3 एंगल अगर 90 है तो चौथा भी तो 90 आना है, 360 से अगर माइनस करेंगे तीनों के सम को। अब जब चारों एंगल 90 आ गए और कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, जैसे यहाँ 6 और 6 आ गए, ठीक है, और क्यू बी या बीपी है ये हमारे इक्वल है 6, या रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, ये स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी। चारों एंगल हमारे इक्वल आ जाए 90 और कोई एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू आर 90 डिग्री एंड adjacent sides are equal, hence OPBQ is square। ठीक है, तो OPBQ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो जब एक साइड 6 है दूसरी 6 है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सो हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आप इस चीज़ में ध्यान रखेगा। अब इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग भी जल्दी में कोई पॉइंट मिस हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्क्वायर बताना है इसके अंदर ऐसे डायग्राम में, तो आपके सारे एंगल एक तो 90 होने चाहिए और एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। एडजेसेंट में कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemisphere dome. The base radius of hemisphere is 1/2 of height of cylindrical part. Find the total height of the room if it contains 1408 upon 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक रूम है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ओके, तो सिलेंडर बना देते हैं। सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। अब जो रेडियस है, बेस रेडियस हेमिस्फेयर का, वो 1/2 है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो जो बेस रेडियस है ये आर, वो क्या है, 1/2 मतलब 1/2 किसका, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अगर हम हाइट को यहाँ पे एच बोले तो उसका हाफ हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, अगर हम 2 को यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा 2r। तो हाइट की वैल्यू को हम 2r भी बोल सकते हैं, जिससे अपॉन की प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन में हमें दिया था जो वॉल्यूम है
इस रूम में एयर की वो हमें बता रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द रूम इज 1408 अपॉन 21। अब एयर इस पूरे रूम में होगी, तो इस पूरे रूम में जो शेप्स यूज हुए हैं उनके वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और एक उसके अंदर है हेमिस्फेयर, क्योंकि उन दोनों पार्ट्स में जो एयर होगी उनका ही तो वॉल्यूम दिया है, इसको ऐड कर दिया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब 1408 अपॉन 21। कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, इधर भी पाई आर स्क्वायर तो ले ही सकते हैं। अंदर क्या बचा एच प्लस एक बचा 2/3 और आर क्यूब था तो एक आर रह चुका है यहाँ पर। नाउ अब यहाँ वैल्यूज को रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर था हमारा 1/2, एच स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दिया, एच को एच ही रहने देते बिकॉज एच निकालना है आपने। और 2r की वैल्यू अभी यहाँ पे देखिए मैंने 2r इक्वल टू एच लिखा है, तो इसको भी मैं एच से रिप्लेस कर देता हूँ, इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/4, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर था। अंदर एलसीएम लिया तो 3h प्लस एच अपॉन 3 इक्वल टू 1408 अपॉन 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर 22/7 इंटू 4, ब्रैकेट में 3h और h को ऐड करेंगे तो 4h अपॉन 3 इक्वल में 1408 अपॉन 21। 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर और h मिलके हमारा h क्यूब बना देगा और अपॉन में 7 इंटू 3 रहेगा। अब जो डिवाइड की वैल्यूज हैं वो चली जाएंगी ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो एच क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1408 इंटू 7 इंटू 3, और जो ऊपर से 22 आ जाएगा वो नीचे आ गया 21 के पास में। कैंसिल कर लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स कटेगा, ये 2 से कट कर देते हैं, 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 11 से कट करते हैं, 11 6 ज़ा 66 बचे 4 4 और 4 44 होता है, 11 4 ज़ा, तो एच क्यूब की वैल्यू आ चुकी है आपकी 64। क्यूब हटेगा तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट। अब अगर क्यूब रूट की बात आएगी तो हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो 64 आपको डायरेक्ट भी पता होगा ये 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ से आपका हाइट का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना था फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। अब टोटल हाइट कैसे निकलेगी, ये तो वैल्यू निकली हाइट की, तो अब हाइट इससे रेडियस में निकल जाएगा, तो रेडियस क्या था 1/2 इंटू हाइट, जो हाइट हमारी जो उसके सिलेंडर की बोली थी जो आ चुकी है 4, तो 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2। अब टोटल हाइट देखेगा, टोटल हाइट हम यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल हाइट हमारी ये पूरी हाइट है ये। अब ये किससे मिलकर बन रही है, एक तो ये पार्ट जो कि हाइट वाला पार्ट है सिलेंडर का, और एक है इसको ऊपर का पार्ट। ऊपर का पार्ट क्या होता है, ये रेडियस होता है ना, इसके पास तो रेडियस होता है, सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये सब कॉर्नर तक रेडियस होता है। तो ये हाइट कैसे बन रही है, एच में आर को ऐड करके, तो एच की वैल्यू आई थी 4, रेडियस की वैल्यू आई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो प्लीज़ अगर कोई डाउट रहे तो हमें पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर and height 12 centimeter. Ice cream is filled in it so that lower part of cone, which is 1/6 of the volume of cone, is unfilled, but hemisphere is formed on the top. Find volume of ice cream. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी। इसमें क्या रखा है, हमारे पास ये कोन है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी दे रखी है आपको कितनी 12 सेंटीमीटर। इसमें आइसक्रीम भर रहे हैं, तो जब आइसक्रीम भर रहे हैं तो ऊपर से तो यहाँ पर ये कोन भर रहा है, यहाँ तक भी नीचे की तरफ भर रहा है, लेकिन जो इसका लोअर पार्ट है, ठीक है, ये लोअर वाला पार्ट वो अनफिल्ड रह रहा है। मतलब ये मान लीजिए नीचे के पार्ट में यहाँ पे आइसक्रीम नहीं आ रही है। ठीक है, होता ही ऐसा, कई बार आपने देखा होगा, तो कोन के लास्ट वाले पार्ट पे आइसक्रीम धीरे धीरे करके जाती है, मेल्ट होती है या नहीं पहुंच पाती है, तो ये आपका कैसा है, अनफिल्ड पार्ट है। अब इस अनफिल्ड पार्ट का जो वॉल्यूम है वो क्वेश्चन में क्या रखा है, वो है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का 1/6 है। ठीक है, तो मतलब आइसक्रीम सिर्फ कहाँ होगी, तो आइसक्रीम आप अगर ध्यान से देखें तो आइसक्रीम सिर्फ ये वाले पार्ट में होगी, इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में आइसक्रीम कैसे निकालेंगे तो वो देख लेते हैं।
तो देखिए, तो एक तो आपका अगर हम बोले वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक तो हमारा कोन वाला पार्ट है, पहले हम इस पूरे कोन को कवर करेंगे, पहले हम पूरे कोन को कवर करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस फिर ऊपर वाले पार्ट को कवर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है अनफिल्ड रह गया ना, उसको माइनस कर देते हैं। अब वो कितना है, 1/6 किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। कोन का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और 1/6 बाई वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन हम क्या लेंगे, तो 1/3, देखिए सबके अपॉन में 3 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर पाई आर स्क्वायर इधर भी है, यहाँ भी पाई स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ भी पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बच गया अंदर, एच। इसके पास एक 2 बचा और एक आर बचा, बिकॉज आर क्यूब था। लास्ट में माइनस साइन है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ एक 1/6 बच रहा है और बच रहा है आपका एच। ओके, ध्यान रहे, तो ये हो जाएगा एच। ओके, 1/3 पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, आर की वैल्यू आपके 3, एच है आपका 12 और यहाँ भी हो जाएगा 3। लास्ट में इसी तरीके से हम 12 लिख देंगे। 6 से 12 कट जाएगा, 6 2 सा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 9.42। अंदर सॉल्व करते हैं, ये 12 है प्लस 3 2 सा 6 माइनस 2, 9.42। 12 में 6 ऐड किया 18, 18 में से 2 माइनस किया, तो यह आया आपका 9.42 इंटू 16। अब 9.42 और 16 को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी आइसक्रीम इस कोन में होगी। ओके, आई होप ये आपका क्लियर होगा। अगले पेपर के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। हम आपके लिए एग्ज़ाम तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा देंगे और इससे आपका स्कोर डेफिनेटली काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।